अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्टिलाइज़र्स एंड वाटर यूज़ एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं, वाटर यूज़ एफिशिएंसी की क्या डेफिनेशन होती है, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। फिर हमने देखना है कि फर्टिलाइज़र्स और वाटर यूज़ एफिशिएंसी को हम इकट्ठा क्यों पढ़ रहे हैं, इनके दरमियान क्या ऐसा रिलेशनशिप है, ठीक है। और एंड पे जो है हम सारे पॉइंट्स देखेंगे इसके रिलेशनशिप के, कि क्या इन दोनों में आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, तो उसके जो है हम एंड पे पॉइंट्स की समरी देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं। फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए वो ज़रूरी होते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उनको हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र इज़ अ सब्सटेंस कंटेनिंग वन और मोर एसेंशियल प्लांट एलिमेंट that aid plant growth and increases productivity when added to a soil or plant system। कि जब हम फर्टिलाइज़र को सॉइल के अंदर ऐड करते हैं जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, तो क्या होता है कि उस प्लांट को एसेंशियल प्लांट एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। यानी नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये उसको मिलते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ बेहतर होती है और प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो सिंपली फर्टिलाइज़र्स क्या करती हैं? फर्टिलाइज़र्स प्लांट ग्रोथ को ऑप्टिमाइज़ करती हैं, क्रॉप यील्ड को बढ़ाती हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाती हैं? कि अगर सॉइल के अंदर कोई भी क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, तो उसकी कमी को पूरा करके ये प्लांट ग्रोथ और क्रॉप की जो यील्ड है उसको बेहतर बनाती हैं। तो मेन जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो फर्टिलाइज़र्स में होते हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसलिए जिसको हम एनपीके भी कहते हैं। अच्छा, अब फर्टिलाइज़र्स के हमें फ़ायदे तो पता चल गए। बाकी मज़ीद इसकी जो है पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है उसके बारे में भी वीडियो है, वो भी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, डिसएडवांटेजेस फर्टिलाइज़र के क्या होते हैं? कि ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाए या इम्प्रॉपर यूज़ किया जाए, तो उससे क्या होता है, उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, बुरे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या किया जाता है, जब फर्टिलाइज़र्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को भी गंदा कर देती हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज़ से क्या होता है कि प्लांट्स को भी नुकसान पहुँचता है, कि क्या होता है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। सॉइल फर्टिलिटी कैसे कम होती है, ये मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होता है कि जब हम फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं तो सॉइल की जो पीएच है वो अफेक्ट होती है। सॉइल की पीएच जब एसिडिक होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की जो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो कम होती है, जिसकी वजह से सॉइल अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं एंड पे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है। फिर क्या है, लीचिंग की वजह से जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रिवर्स में चली जाती हैं, जहाँ जाकर ये क्या करती हैं, यूट्रोफिकेशन करती है। यूट्रोफिकेशन हमें सबको पता है कि क्या होती है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि अक्सर हमने जैसे देखा है कि रिवर्स वगैरह पे एक ग्रीन कलर के पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बनी होती है, तो वो एल्गल ब्लूम्स होते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है, रिवर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, तो रिवर्स में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो एलजी है उसकी ग्रोथ को वो ज़्यादा करते हैं, जो कि फिर ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो वाटर की क्वालिटी है वो भी ख़राब होती है। उसके अलावा जो एक्वेटिक जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको जो है उसकी वजह से उनकी जो सनलाइट है, उनको जो ऑक्सीजन वगैरह जा रही है उसको भी इसने ब्लॉक कर देना है, तो जिसकी वजह से फिर उनको नुकसान पहुंचता है। और यानी कि जो और सिंपल सी बात यह है कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं, जो खुद फर्टिलाइज़र्स बनाई जाती हैं, उनका जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है। मतलब वो जो है वो उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी होती हैं, जैसे कि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है ना वो वहाँ से स्केप भी कर जाती है। मतलब वोलेटिलाइजेशन के थ्रू जो है नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या होती है। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या होती है? द रेट ऑफ बायोमास और यील्ड टू द अमाउंट ऑफ द रेशियो ऑफ बायोमास और यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड और लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो ये रेशियो है कि कितनी क्रॉप यील्ड हुई है, ठीक है, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है टू द वाटर यूज्ड, कि हम जितना प्लांट को
पानी दे रहे हैं उसमें से कि जितना हम पानी दे रहे हैं उसकी रेशो और कि उसके बदले में कितना जो है वो क्या कहते हैं कितनी यील्ड हो रही है उसकी जो रेशो है उसको हम कहते हैं वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो इससे हमें पता चलता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी जैसे नाम से पता चल रहा है कि कितने इफेक्टिवली जो प्लांट है वो वाटर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो और अब जाहिर सी बात है प्लांट की वाटर यूज़ एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ख़ास तौर पे ऐसे रीजन्स जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है ऐसे रीजन्स के अंदर प्लांट की जो है वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, और या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जो है वो इरिगेशन बहुत ज़रूरी होती है उन एरियाज़ में जो है वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रिसाइज इरिगेशन टेक्निक्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर्स वगैरह के। ड्रिप इरिगेशन ये देखें इस तरह से होती है, इस तरह इसका फ़ायदा ये होता है कि प्लांट को जो है ना रूट्स में पानी मिलता है, रूट्स में डायरेक्टली पानी मिलता है जिसकी वजह से क्या है कि वाटर कम से कम लॉस होता है। ठीक है, बजाय इसके कि हम ढेर सारा पानी यहाँ पर डाल दें तो यहाँ से वाटर लॉस होता रहेगा तो पानी हमारा ज़ाया ही होगा। ठीक है, तो और माइक्रो स्प्रिंकलर्स का भी यही फ़ायदा होता है कि उसमें भी ये होता है कि इजीली जो है वो पानी जो है वो रूट्स तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से वाटर लॉस कम से कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है कवरिंग द सॉइल सरफेस विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स और प्लास्टिक फिल्म्स। जैसे कि ये हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हमने क्या करना है उसको क्या कहते हैं सॉइल मटेरियल या प्लास्टिक फिल्म से उसको कवर कर देना ताकि वहाँ से कम सॉइल मॉइस्चर लॉस हो। ठीक है, कम से कम इवेपोरेशन हो, कम से कम पानी जो है वो ज़ाया हो। अच्छा, इस प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं। उसके अलावा क्या है क्रॉप सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग फॉर ड्राउट टॉलरेंस के ऐसी जगह जहाँ पर हमें पता है कि पानी कम होता है तो वहाँ पर ऐसी क्रॉप्स को अगर हम उगाएं, ऐसी क्रॉप वैरायटीज़ को अगर हम उगाएं जो क्या है जो लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी में रह सकती हैं, जो वहाँ पर ग्रो कर सकती हैं। और उसके अलावा क्या आ जाता है एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस विच रिड्यूस वाटर एवेपोरेशन एंड इनहेंस सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन, फॉर एग्जांपल नो टिल फार्मिंग और कंजर्वेशन टीलेज। अच्छा, टिलेज क्या होता है, जैसे ये हम देखते हैं कि अक्सर हमने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह के अंदर कि क्या होता है कि जब क्रॉप्स को जब यहाँ पर फसल उगानी होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर टिलेज की जाती है, मतलब कि ये जो सोइल है इसको ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से क्या किया जाता है, यहाँ से इसको इस तरह से किया जाता है। तो नो टिल फार्मिंग के अंदर क्या है, नो टिल फार्मिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने ये ऐसी एग्रीकल्चर टेक्निक है जिसमें हमने क्रॉप्स को तो ग्रो करना है लेकिन हमने जैसे यहाँ पर हम सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे हमने सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह की अगर हम टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से भी सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन कर सकता है और वाटर इवेपोरेशन कम से कम होगी क्योंकि इसकी वजह से फिर सॉइल इरोजन का भी खतरा जो है वो कम होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, हमने 2-4 स्टेप्स देखे हैं कि किस तरह से हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि फर्टिलाइज़र्स और वाटर यूज़ एफिशिएंसी का क्या आपस में रिलेशन होता है, कैसे फर्टिलाइज़र्स वाटर यूज़ एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या है कि हमें पता है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की, और फर्टिलाइज़र्स का काम क्या, फर्टिलाइज़र्स ने हमें यही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक हो गया। अब क्या है कि जब न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट के पास तो फिर ही प्लांट जो है वो सही से ग्रो कर सकेगा, सही से डेवलप कर सकेगा। ठीक है, यानी कि प्लांट के पास जितने अच्छे न्यूट्रिएंट है उतना अच्छा वो क्या है कि वो वाटर को जो है वो यूज़ कर सकता है और अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो प्लांट के जो है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं, फर्टिलाइज़र्स न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बेहतर करती हैं सॉइल के अंदर जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बेहतर होती है। तो जब प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो वो वाटर को अच्छे से यूज़ करेगा जिसकी वजह से जो है वो WUE यानी कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, यही अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट ग्रोथ भी कम होगी, वाटर स्ट्रेस होगा और वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन। अच्छा, अब हमने पहली वाली बात से ही अगली बात कर ली कि क्या है कि हमने ये तो कह दिया कि न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है लेकिन हमने न्यूट्रिएंट जो अप्लाई करने हैं, हमने जो फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करनी है वो हमने प्रॉपर एक बैलेंस्ड अमाउंट में देनी है। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन देते जाएँ, फॉस्फोरस देते जाएँ कि शायद यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमने फर्टिलाइज़र्स को एक राइट प्रोपोर्शन के अंदर, यानी कि अब ऐसा नहीं सिर्फ हम नाइट्रोजन देते रहे, हमें फॉस्फोरस और पोटेशियम भी जो है वो भी प्रोवाइड करनी है। तो हमने एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, हमने एक प्रॉपर टाइम पे हमने जो है वो फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई करना है जो आगे प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए।
तो अगर जो है वो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन सही से नहीं होगी, मतलब कि इम्बैलेंस्ड होगी, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन ही बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, फॉस्फोरस और पोटेशियम अप्लाई नहीं करें, तो उसका जो है वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन होती है ना, उसने वेजिटेटिव ग्रोथ को ज़्यादा मतलब कि प्रमोट करना होता है, तो उसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या है वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा, रूट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होगा, ऊपर से वेजिटेटिव ग्रोथ जो है सॉरी जो हमारे जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनते जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि इवेपोरेशन ज़्यादा, मतलब ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस तो होता रहेगा, लेकिन वाटर जो है वो यूज़ जो है वो बेहतर तरीके से नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है प्लांट रिस्पॉन्स। अब प्लांट रिस्पॉन्स भी मैटर करता है कि फर्टिलाइज़र का जो है वो प्लांट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो और प्लांट पे कैसे फर्टिलाइज़र का होना जो है वो अफेक्ट कर रहा है, तो वो फर्टिलाइज़र्स जो रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वाटर यूज़ एफिशिएंसी बेहतर होती है, क्योंकि वाटर जो है वो अब्जॉर्ब अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, रूट्स ने वाटर को अब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। तो रूट डेवलपमेंट, वो फर्टिलाइज़र जो रूट डेवलपमेंट करती हैं, वो उनकी वजह से क्या होता है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बेहतर होती है। जबकि वो फर्टिलाइज़र्स जो कि प्लांट की ग्रोथ वैसे करती रहती हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करते जाएंगे तो बस वो ऊपर से प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से वाटर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्लांट जब बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, तो उसकी वाटर डिमांड ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियली उसकी जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट। अच्छा, सॉइल मॉइस्चर को भी हमने मेंटेन करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जो इरिगेशन टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमने जो हम यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन टेक्निक, वो भी डिपेंड कर उससे भी फ़र्क पड़ता है कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी कैसी होती है। अगर हम अच्छी इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। जैसे कि अगर हम क्या है कि प्रॉपर इरिगेशन करते हैं, जैसे कि जब प्लांट को यानी कि फॉर एग्जांपल सॉइल मॉइस्चर लेवल को चेक करके, सॉइल को पहले चेक करना होता है कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स वगैरह की मदद से उसको चेक करके कि वहाँ पर कितना पानी है और कितने पानी की ज़रूरत है, उससे क्या है सॉइल मॉइस्चर लेवल को देख के उस हिसाब से जो है वो प्रॉपर इरिगेशन की जाएगी, प्रॉपर पानी दिया जाएगा ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स वगैरह के थ्रू। तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस जो है, जाहिर सी बात है रूट्स तक पानी जब डायरेक्टली जाएगा तो वाटर लॉस जो है वो उससे कम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये जैसे हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद इरिगेशन टू इंश्योर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल व्हेन प्लांट्स नीड देम, कि जब हमने पानी देना है ना तो हम साथ ही उसके मिक्स करके अगर हम फर्टिलाइजर दे देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है कि न्यूट्रिएंट लीचिंग कम से कम होगी और वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी। फिर आ गया इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशंस। जैसे हमने अभी पहले बोला फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स अगर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से रन ऑफ होगा, यानी जब पानी बहुत ज़्यादा आएगा तो वो अपने साथ उन न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगा। उसके अलावा लीचिंग होगी, जिस वजह से जो है वो वाटर बॉडीज़ कंटामिनेट होगी, वाटर पोल्यूशन होगी और उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फर्टिलाइज़र हमने अप्लाई करनी है वो पहले हम देखें और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट को देखें, ठीक है। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स को देखें, उसके बाद हम फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें, उसी से जो है फिर वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। हमने जो सारे पॉइंट्स पढ़े हैं हम इनको एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें ये शॉर्ट में आ जाता है तो हम ये पॉइंट्स जो हैं हम ये लिख सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको फर्टिलाइज़र्स का बताया था, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको वाटर यूज़ एफिशिएंसी का बताया था कि कितना पानी जो प्लांट है वो यूज़ कर रहा है, और क्या कहते हैं मतलब कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है उस पानी के यूज़ करने से, तो वो उसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है। अच्छा, सबसे पहले हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वाला, कि प्रॉपर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन अगर हम मतलब प्रॉपर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन से क्या होगा, पहली चीज़ तो है कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी बेहतर होगी। कैसे होगी कि अगर एडिकेट न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, तो उससे क्या होगा, प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ बेहतर होगी और वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। तो फर्टिलाइज़र्स हमें पता है प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करना होता है फर्टिलाइज़र ने, और जो वाटर यूटिलाइजेशन भी बेहतर करनी है, मतलब वाटर अच्छे से यूज़ करेंगे तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी बेहतर होगी। अच्छा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अगर होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मतलब हम प्रॉपर फर्टिलाइजर्स अप्लाई नहीं कर रहे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, तो उसकी वजह से वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी कम होगी। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वाटर डिमांड ज़्यादा होगी और वाटर यूज़ एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। तो हमने तीनों सूरतें पढ़ ली कि अगर हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे प्रॉपर अमाउंट में तो हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर फर्टिलाइजर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो भी हमें नुकसान है, और अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे तो भी हमें नुकसान है।
फिर क्या है कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, जो इफेक्टिव फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि पहले सॉइल टेस्टिंग वगैरह अगर की जाए, यानी कि पहले अगर देख लिया जाए कि क्रॉप्स की जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस हिसाब से फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई किया जाए, तो उससे क्या है कि न्यूट्रिएंट अपटेक भी बेहतर होता है और वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। फिर उसके अलावा अगर प्रॉपर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से फिर नुकसान क्या होता है कि न्यूट्रिएंट लॉस होता है, जिसकी वजह से एक तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी कम होती है, दूसरा ये कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होती है। और फिर उसके अलावा जो है वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि क्या किया जाए, अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बजाय अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो क्या कहते हैं, उससे पोल्यूशन कम से कम होगी, ठीक है, और उससे जो है वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। सबसे पहले हमने जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने वाटर यूज़ एफिशिएंसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। फिर हमने फर्टिलाइजर्स और वाटर यूज़ एफिशिएंसी का आपस में रिलेशन देखा, कुछ पॉइंट्स पढ़े, और एंड पे हमने उसके समरी में हमने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक दफ़ा समराइज़ कर लिया। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपको इसकी समझ आई है या वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल थी, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर किया करें। और थैंक यू।